क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सवेल स्टेडी स्टेट इक्वेशन। देखो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है ना। 4 इक्वेशन कौन कौन सी है? एक है डेल डी ओवर डेल डी, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एक है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0। एक है कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू होता है किसके? माइनस डेल बी ओवर डेल टी के। और एक है कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू है किसके? डेल डी ओवर डेल टी। में से ये दोनों जो इक्वेशन है इनको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट इक्वेशन, स्टेडी स्टेट इक्वेशंस। और ये दोनों जो इक्वेशन है इनको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस। ठीक है, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये कौन सी इक्वेशंस है? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस। स्टेडी स्टेट इक्वेशन का मतलब क्या है? ये दोनों जो इक्वेशन है टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, परंतु ये दोनों जो इक्वेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसको हम नाम देते हैं फैराडेज इक्वेशन। ये हमें बताती है कि जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है उसको ये इंटरप्रिटेट करती है, इसलिए इसको फैराडेज फर्स्ट लॉ इक्वेशन भी कहा जाता है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये मैक्सवेल की जो 4th इक्वेशन है, ये एम्पियर्स लॉ को डिनोट करती है, तो इसलिए इसको एम्पियर्स लॉ भी कहा जाता है। ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू 0, ये गाउस का नियम है ना, गाउस का जो डिफरेंशियल लॉ है वो है। और ये वाली जो इक्वेशन है ये मैग्नेटोस्टैटिक्स लॉ है, यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट आता है हमारा लॉ डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, तो ये वो। तो हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेडी स्टेट इक्वेशन है। देखो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर यानी कि बी और सी, वो दोनों ही कौन सी है? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, यानी कि इनको ट्रांजिएंट इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए। और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक डाइपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो हमें ये बताती है कि मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है? देखो भाई, तो अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूं, ऑप्शन ए का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0। किसी भी चीज मैग्नेटिक क्वांटिटी का डाइवर्जेंस अगर 0 हो रहा है तो ये हम जानते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वो चीज क्या है? सोलेनॉइड है। किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 है तो वो किसको डिनोट कर रहा है? सोलेनॉइड। अब यदि मैं यूज करता हूं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो फॉर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस, तो गाउस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? क्लोज सरफेस के लिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में आप बी ले लेता हूं इनटू डीवी पूरे वॉल्यूम के लिए, और ये कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसको? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसमें सरफेस इंटीग्रल में। तो ये मैंने सरफेस इंटीग्रेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसा। ठीक है, अब डाइवर्जेंस ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूं? फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या लिखा जा सकता है? ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम इंटीग्रेशन अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ बी का कर दूं तो ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो यहां से इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है 0 के बराबर हो गई।
और ये क्वांटिटी जीरो के बराबर हो गई, तो डबल इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि सरफेस है तो BDS ये भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि BDS जो क्वांटिटी होती है वो होती है फ्लक्स, है ना। वेक्टर क्वांटिटी का सरफेस इंटीग्रेशन किसको शो करता है, फ्लक्स को। तो अगर फ्लक्स जीरो हो गया, क्या जीरो हो गया, फ्लक्स, तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब है जितनी मैग्नेटिक लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस बाहर जाएंगी, यानी कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये है कि यहां से हमें ये पता लगता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स आइसोलेटली एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमें कहां से पता पड़ता है, ये पता पड़ता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विच इज डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, फ्लक्स जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होने का मतलब है जितनी लाइन अंदर आ रही है उतनी ही बाहर जा रही है। इससे ये हमें पता लगता है कि जो डाइपोल मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, मैग्नेटिक पोल सिंगलली एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज सिंगल एग्जिस्ट भी करता है और डाइपोल में भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही यहां पर कोई मैग्नेटिक चार्ज नाम की कोई चीज नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल यदि एग्जिस्ट करेंगे तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, वो सिंगल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यही हमें पूछा है। तो कौन बता रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बोला है विच मैक्सवेल इक्वेशन शोज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं, फैराडेज फर्स्ट लॉ बताना है हमें, यानी कि कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। अब ये फैराडेज लॉ कैसे है इसको हम देख लेते हैं। देखो यहां लिखा है कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, ऐसा लिखा है। अब मैं क्या करूं, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं, सरफेस इंटीग्रेशन। तो मैं इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो यहां ये डॉट प्रोडक्ट लगा के मैंने कर दिया इसका सरफेस इंटीग्रेशन। तो सरफेस इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं तो अब मैंने यहां पर लगा दिया कौन सा, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं लाइन इंटीग्रेशन में, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया लाइन इंटीग्रेशन में, यानी कि E डॉट डी एल। और ये E डॉट डी एल किसके बराबर हो गया, डेल बी ओवर डेल टी और डी एस, डेल बी ओवर डेल टी और डी एस। और E डॉट डी एल क्या हो गया, EMF के बराबर हो गया। E डॉट डी एल किसके बराबर हो गया, EMF। तो यहां से EMF बराबर हो गया किसके, माइनस क्लोज इंटीग्रेशन डेल बी ओवर डेल टी और डॉट डी एस। और यही हमारे पास क्या होता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। B डॉट डी एस को हम क्या कहते हैं, B डॉट डी एस को हम कहते हैं फ्लक्स। तो EMF क्या बन जाता है, EMF बन जाता है हमारे पास डेल फाई ओवर डेल टी। ये फाई कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये फाई कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, यहां पर किसी आपका डाउट आ सकता है कि मैंने इसके पहले बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, जब हम स्टेडी स्टेट कंडीशन पढ़ रहे होते हैं। कौन सी कंडीशन पढ़ रहे होते हैं, स्टेडी स्टेट। टाइम वेरिंग के केस में यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, कहीं जीरो कर दो तो EMF जीरो, तो खेल खत्म। टाइम वेरिंग के केस में नहीं होगा। तो यहां से कौन सा बन गया, मैग्नेट, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज रीस्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ। आंसर आपको बता चुका हूं, आंसर इसका क्या आएगा, डी आएगा। अब एम्पियर्स जो लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि यहां पर देखो लिखा हुआ है डेल डी ओवर डेल टी। यहां क्या लिखा हुआ है, डेल डी ओवर डेल टी। डेल डी ओवर डेल टी का मतलब क्या है, हम ये जानते हैं कि डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इनटू ई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कुल मिला के, एप्सिलॉन और ई। तो एप्सिलॉन बाहर आ गया तो यहां से आ गया डेल ई ओवर डेल टी, डेल ई ओवर डेल टी। और ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अभी तक ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के वजह से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इक्वेशन हमें ये भी बता रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि दोनों अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होते हैं तो ये प्रोड्यूस करेंगे क्या, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये स्टेटमेंट होता है एम्पियर्स लॉ का। और ये इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन डी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। इनमें से डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसको हम लिखते हैं JD, JD बराबर होता है डेल डी ओवर डेल टी। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है हमेशा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर।
डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा डाई इलेक्ट्रिक करंट अंदर प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक, रीजन बी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज प्रोड्यूस्ड, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज प्रोड्यूस्ड in dielectric medium due to change of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण ये प्रोड्यूस होती है। और जब मैं डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं तो डाई इलेक्ट्रिक के केस में जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? जीरो। तो यहां पर जो सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो JD इक्वल्स टू हो गया डेल डी ओवर डेल टी। अब जो ये है करंट डेंसिटी है, JD का मतलब क्या है? करंट डेंसिटी। इसको मैं लिख सकता हूं I ओवर A। तो I ओवर A इक्वल हो गया डेल D ओवर डेल T के, और D मैंने आपको बताया एप्सिलॉन इनटू E भी लिखा जा सकता है। तो यहां से इसको फर्दर मॉडिफाई करके इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है A एप्सिलॉन डेल E ओवर डेल T, यानी कि यही जो चीज है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों आंसर करेक्ट हो गए, यानी कि A ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और B ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो आंसर जो इसका सही हो गया वो कौन सा हो गया? C। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग फोर यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE जैम की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।